Hello everyone, so I'm back with your chapter some applications of trigonometry. तो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर हम लोग फिनिश कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को आप कहां कहां पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस मतलब आपकी ट्रिग्नोमेट्री किस तरीके से यूजफुल है। मैं पहले ही अपना जो चैप्टर 8 है उसमें आपको मैं बता चुकी हूँ कि उसमें क्या होता है कि आपको अगर कोई डिस्टेंस नापना है, बहुत दूर का है, आप उसको इंच टेप लेके नहीं नाप सकते, तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। बताया है ना शुरू के इंट्रोडक्शन में, जो राइट ट्राइंगल होता है जिसकी एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, उसमें ये ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन यूज है वो राइट ट्राइंगल में है। तो किस तरीके से हम लोग उसको यूज करके अलग अलग हाइट्स और डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं, वही इस चैप्टर में है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसमें दो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बेस पे आप इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करोगे, उसमें से एक है एंगल ऑफ इलेवेशन, दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और इस चीज को हम देखते हैं कि ये दोनों चीजें हैं क्या। ठीक है, अब क्या है कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके साइन, कोसाइन और टेंजेंट और उसके सेकेंडरी रेशियो इन एक्सेसिबल लेंथ और डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करता है। किस तरीके से वो फाइंड आउट किया जा सकता है वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कि इनएक्सेसिबल मतलब जिस जहां पर आप पहुंच ना पाओ। मान लो एक टावर है, उसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी, उसकी हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, या फिर कोई कार दूर से आ रही है उसका डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, तो आप किस तरीके से बिना किसी प्रॉब्लम के फटाफट कैलकुलेशन करके वो डिस्टेंसेस नाप सकते हो, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और वही यूज है ट्रिग्नोमेट्री का जो आप एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले। ठीक है, बहुत जरूरी है कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो, उसका यूज कहाँ पे है। ठीक है, जैसे हमारे सीबीक्यू आते हैं एग्जाम में, तो क्यों आते हैं कि आपके रियल लाइफ एप्लीकेशंस मतलब रियल लाइफ में, रियल लाइफ सिनेरियोज में आप किस तरीके से अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सकते हो वो टेस्ट करने के लिए, और आपके कॉन्सेप्ट की नॉलेज को टेस्ट करने के लिए आपका बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है वो इस तरीके का बनाया जाता है कि आप रट के या मेमोराइज करके या याद करके कोई भी चीज ना जाए बल्कि समझ के जाए। ठीक है, तो चलो ये एक एंगल ऑफ इलेवेशन का आपका डायग्राम आपको दिख रहा है। इसमें क्या है, इसमें हाइट्स एंड डिस्टेंसेस देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया है इमारत बनी हुई है और ये आपका क्या है, ये एक डिस्टेंस है। जैसे आपकी देखो इसमें लिखा हुआ है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट को अगर आप देखोगे तो ये लाइन ऑफ साइट मतलब अगर यहां पे मैं आंख बना दूं तो जो ऑब्जर्वर है वो यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, राइट। तो अगर ऑब्जर्वर यहां खड़ा है तो वो ऊपर की साइड यानी टॉप पे देख रहा है। बुर्ज खलीफा देखने जाते हैं ना दुबई में, तो बुर्ज खलीफा पे क्या देखोगे आप, कितना ऊंचा है, तो क्या देखोगे, टॉप देखोगे। ठीक है, तो ये जो आप टॉप की तरफ जा रहे हो, तो ये जो आप एंगल बनेगा आपकी लाइन ऑफ साइट मतलब आपकी आंखों के हिसाब से जो एंगल बनेगा किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसके साथ जो एंगल बनता है उसी एंगल के थ्रू आप साइन, कॉस या टेन को यूज करके या फिर सेकेंडरी रेशियोज को यूज करके अलग अलग चीजें आप निकाल सकते हो। अगर आपको ये लाइन ऑफ साइट पता है तो बेस निकाल सकते हो, लाइन ऑफ साइट पता है तो परपेंडिकुलर यानी कि ये हाइट निकाल सकते हो किसकी, इस इमारत की, है ना, या फिर कोई बिल्डिंग हो यहाँ पे उसकी हाइट निकाल सकते हो, है ना। वो एंगल क्या दिया है उस पर डिपेंड करता है। एक एंगल पता होना चाहिए और तीनों में से एक चीज पता होना चाहिए, तो आप कोई भी दूसरी चीज को निकाल सकते हो। लेकिन आपको बेसिक नॉलेज क्या चाहिए कि साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। कॉस किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि जो आपका नीचे का पोर्शन होता है यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। और आपका टेन किसके इक्वल होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये चीजें आपको बेसिक नॉलेज के रूप में होनी चाहिए, प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते कैसे हैं, उसकी ट्रिक क्या है, वो ऑलरेडी मैं वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ और शॉर्ट्स में भी आपको मिल जाएगा, तो वो ढूंढ के आप उस टेबल को बना लेना जब भी आप एग्जाम में जाओ। तो 5 मिनट या मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगेंगे अगर आपको वो टेबल एक बार समझ में आ गई कि क्या ट्रिक है और किस तरीके से बनाई जा सकती है। क्योंकि अगर आप वैल्यूज को रट लेते हो तो कई बार ऐसा होता है कि गलत वैल्यू आपने पुट कर दी और आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो अब अगर आपकी ये दो चीजें अगर आप देख रहे हो, ये वाली चीज और ये वाली चीज, तो आपको दिख रहा होगा कि क्या है, ये एंगल ऑफ इलेवेशन क्या होता है जब आप ऊपर की तरफ देखते हो। ठीक है, उसी तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन वो होता है जब आप ऊपर यहाँ पे खड़े हुए और नीचे की साइड देख रहे हो। ठीक है, वो कैसे बनता है वो आगे देखते हैं।
जो चीजें मैंने समझाई है वही यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप चाहो आपकी बुक में भी आपको मिल ही जाएगा अगर आप थ्योरी देखोगे तो। ठीक है, अगर हम दूसरी चीज पे जाते हैं, अगर हम एक एक चीज करके समझना शुरू करते हैं, तो लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट मतलब आपकी ये वाली लाइन, राइट, ये वाली लाइन जो आप ऊपर की साइड देख रहे हो। हॉरिजॉन्टल कौन सी है? ये वाली लाइन। दोनों के बीच में ये जो एंगल बनता है इसी को कंसीडर किया जाता है किस चीज में? ट्रिग्नोमेट्री में, आपको हाइट और डिस्टेंसेस देखने के लिए। ठीक है, अब दूसरा आता है एंगल ऑफ इलेवेशन। ये बता रहे हैं कि कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में ये चीजें डाली हुई है ताकि आपको जो बेसिक है, वो जो बेसिक चीजें हैं वो समझ में आ जाए। ठीक है, अब क्या है आपका? ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये लाइन ऑफ साइट है, ये एंगल ऑफ इलेवेशन है। अब ये लाइन ऑफ साइट हुई, एंगल ऑफ इलेवेशन हुआ और हॉरिजॉन्टल लेवल। जो भी चीजें हैं आपको साफ साफ दिखाई दे रही हैं, आपको समझ में आनी चाहिए, इसीलिए ये इतना डिटेल में बनाया है हमने, राइट। अब आगे जाते हैं हम लोग। देखो सिचुएशन है, अगर आप ऊपर खड़े हो, जैसा मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप ऊपर से नीचे की साइड देख रहे हो, ये आप खड़े हुए हो, ये एक बिल्डिंग है और आप नीचे की साइड देख रहे हो, तो आपकी लाइन ऑफ साइट मतलब आपकी जो आई से जा रही है, आई लेवल से, वो होती है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, नीचे की साइड में देख रहे हो और ये वाला जो एंगल है, अगर यहाँ पे अब एंगल, अब आप यहाँ नहीं देखोगे। देखो सबसे पहले क्या होगा कि ये आपकी लाइन ऑफ साइट गई, मतलब आपने नीचे की साइड देखा, वो हॉरिजॉन्टल के साथ में एक एंगल बना रही है ये वाला, राइट। अब आप ये देख रहे हो कि अगर आप एक हॉरिजॉन्टल यहां बना दे रहे हो तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो ये लाइन हो जाएगी ट्रांसवर्सल। क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल, है ना। और ये दोनों एंगल कौन से हो जाएंगे? ऑल्टरनेट एंगल। कौन से हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट, हो गए। अब क्या होगा कि ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो आप अगर यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे तो वापस से आपका बन जाएगा राइट ट्रायंगल। और फिर से आप देखोगे ये वाले एंगल, इस एंगल के हिसाब से आप अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसी चीज को डिटेल में बताया है। ऑब्जेक्ट ये रहा आपका, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये रहा। अरे सीधी सी बात समझ के चलो कि डिप्रेशन मतलब नीचे जाना, डिप्रेशन, इलेवेशन मतलब ऊपर जाना। तो आपकी जो नजर नीचे जा रही है तो वो डिप्रेशन है, अगर आपकी लाइन, आपकी नजर ऊपर जा रही है तो वो इलेवेशन है। सिंपल। देखो क्या है, अब देखो मैंने जो आपको सिखाया है वही चीज यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। कैसे? कि यहाँ पे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना हुआ है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब जो नीचे देखा हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, वही इसके इक्वल है। ये है आपकी लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट है, दिखा रखा है आपको। और ये दोनों आपके, आपने एक हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल निकाला, उसी तरीके का नीचे एक हॉरिजॉन्टल बनाया जो कि इसके पैरेलल है, राइट। ये आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ इलेवेशन क्या है। एक और चीज दिखा रखी है, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये आपको दिखाया हुआ है, ये एंगल है, ये एंजल लिखा हुआ है प्रिस्प्रेड। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, आपको फिर से दिखा रखा है कि ये लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल है, उस तरीके की एक लाइन इससे पैरेलल हमने खींची ताकि ये दोनों एंगल इक्वल हो जाए और हम इन दोनों को ज्वाइन करें तो एक राइट ट्रायंगल बन जाए। और उससे हम लोग ये वाली चीज या फिर ये भी निकाल सकते हैं अगर हमको कोई भी एक चीज गिवन हो तो, और हमें एंगल पता हो तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो आपसे क्या पूछ रहे हैं, इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये एंगल ऑफ इलेवेशन है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है। कहां से देख रहा है ऑब्जर्वर? यहां से देख रहा है। कहां देख रहा है? ऊपर देख रहा है, इधर। यहाँ पे भी ये ऊपर देख रहा है, तो ये कौन से एंगल्स हुए आपके? आपसे पूछ रहे हैं कि एंगल ऑफ इलेवेशन है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है। देखो ये रहा आपका ऑब्जर्वर, ये ऊपर की साइड देख रहा है तो हो गया ये एंगल ऑफ इलेवेशन। यहाँ पे भी ये दूसरा एंगल होगा, एंगल ऑफ इलेवेशन। जहां भी नजर ऊपर की तरफ जाती है तो वो होता है एंगल ऑफ इलेवेशन। आई समझ में बात? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिंपल चीजें वही दिखा रखी हैं आपको। चलो अब आपको एक क्वेश्चन है जो सिंपल सा सॉल्व करना है। आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको चीज चाहिए, अगर आपको सीडी, सीडी यानी आपकी ये जो इमारत है, मीनार है, इसका सी और डी मीनार दिख रही है आपको,
सी और ये डी नीचे है, तो इसकी अगर आपको हाइट फाइंड करनी है तो आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि हमें किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, आपसे पूछ रहे हैं। तो द डिस्टेंस डीई एट विच द स्टूडेंट इज स्टैंडिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द मीनार, मतलब एक चीज क्या है कि आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ये सी डी देख रहे हो, तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, डिस्टेंस डीई, डीई वाला डिस्टेंस है, तो इस चीज की जरूरत पड़ेगी, ये है आपका डिस्टेंस डीई। ठीक है, तो इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी एट जहां पे आपका जो स्टूडेंट है अगर इस पॉइंट पे खड़ा है तो इस पॉइंट से आपकी मीनार तक का डिस्टेंस क्या है, यानी ईडी डिस्टेंस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। प्लस जो है ये जो हाइट है एई, अभी भाई ऑब्जर्वर है तो वो कोई इंसान होगा तो उसकी कुछ ना कुछ हाइट तो होगी, तो वो हाइट भी हमें पता होनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो सुनो। देखो यहाँ पे अगर ये एई आप डिस्टेंस देख रहे हो तो मतलब इतना ऑब्जर्वर लंबा है, राइट। तो अगर आप ए बी और इज इक्वल टू ईडी, अगर हमने यहाँ पे ऑब्जर्वर की आंखों से ये लाइन खींची और ऑब्जर्वर के पैर से ये लाइन खींची तो दोनों लाइन पैरेलल और इक्वल है। ऐसी लाइन खींचने के बाद अगर आप ट्राइंगल बना रहे हो तो आपका जो ये एंगल है वो तो आंखों से बन रहा है, ठीक है, आंखों से ये एंगल ऑफ इलेवेशन बन रहा है। ठीक है, और अगर आपको ये ईडी डिस्टेंस पता है, मतलब वो जो ऑब्जर्वर है वो मीनार से कितने डिस्टेंस पे है वो आपको पता है, तो उतना ही डिस्टेंस हो जाएगा ए बी का, जितना पैर दूर है उतनी आंख दूर होगी मीनार से, है ना, तो ये डिस्टेंस भी उतना ही हो जाएगा। फिर जब आप मीनार का डिस्टेंस सी बी निकालोगे, पहले आप क्या करोगे कि नीचे वाला डिस्टेंस आपको पता है और परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी टेन थीटा यूज करके आप परपेंडिकुलर यानी आप सी बी की डिस्टेंस निकाल लोगे, तो क्या होगा, आपको तो सिर्फ इतनी डिस्टेंस पता लगी है। अगर आपको पूरी मीनार की डिस्टेंस निकालनी है तो आप जो ऑब्जर्वर की हाइट है वो उसमें प्लस कर दोगे। समझे मेरी बात? ये जो क्वेश्चंस हैं जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो अब आगे क्या है आपका, इसको आगे आगे, अच्छा एंगल ऑफ इलेवेशन चाहिए ऑफ द टॉप ऑफ द मीनार, द हाइट। देखो इन्होंने क्या बोला है कि तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक तो डिस्टेंस डीई पता होना चाहिए यानी ये, दूसरी चीज एंगल ऑफ इलेवेशन यानी ये पता होना चाहिए, तीसरा हाइट एई ऑफ द स्टूडेंट। अब ये क्यों पता होनी चाहिए, वही मैंने आपको समझाया कि ये जो हाइट है वो भी पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जो परपेंडिकुलर निकालोगे वो बीसी निकलेगा और आपको चाहिए सीडी, तो ये जो बी डी हाइट है वो ए ई के इक्वल है। ए ई हाइट किसकी है, स्टूडेंट की है, तो जो आप बीसी डिस्टेंस निकालोगे उसमें ये ए ई हाइट को प्लस कर दोगे तो आपकी पूरी मीनार की हाइट निकल आएगी, राइट। Assuming that the above three conditions are known, how can we determine the height of the मीनार? अब ये पूछने की अगर हमें तीनों चीजें पता है तो हम हाइट ऑफ द मीनार कैसे निकालेंगे। चलो एक बार इसको समझ लेते हैं, काफी अच्छी चीज है, अगर आपको समझ में आ जाए तो मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, मान लो कि आपकी ये है आपकी मीनार, ठीक है, ये है आपका लाइन ऑफ साइट और ये है ऑब्जर्वर, राइट। अब ये जो ऑब्जर्वर है वो ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये ऑब्जर्वर है, क्या है, ऑब्जर्वर। ये जो आपका ये जो पोर्शन है ना ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। आपसे बोल रहे हैं अगर आपको तीनों चीजें पता हो, तीनों चीजें कौन कौन सी है, तीनों चीजें मतलब ये एंगल आपको पता है, राइट, और ये आपको डिस्टेंस पता है और दूसरा ये वाली हाइट पता है। तो आप पूछ रहे हैं कि आप ये मीनार की हाइट मान लो अगर ए बी सी डी ई रैंडमली मैंने लिख दिया है तो डीई क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर है, हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो हाइट है वो भी आपको पता है ना, और दूसरा ये एंगल पता है, तो आप कैसे क्या यूज करोगे, देखो ये जो है वो बेस है यानी आपका क्या है, ये एडजेसेंट है, आपको ये ए बी पता करना है, तो आप कैसे करोगे कि आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करोगे, तो आप यूज करोगे टेन थीटा। क्यों? क्योंकि वही होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, राइट। तो अपोजिट क्या है आपका, ए बी है। ए बी क्या है, हाइट ऑफ द मीनार, जो आपको पता करनी है। और एडजेसेंट क्या है, बेस है। बेस क्या है, बीई है। पहले तो डीसी था, और डीसी और बीई तो इक्वल है। देखो ये बीई है और डीई है, तो दोनों इक्वल हैं। तो आप चाहे सीडी लिखो चाहे बीई लिखो, है ना। तो हम बीई लिख दे रहे हैं। अभी बीई क्या है, डिस्टेंस है, किसका, ऑब्जर्वर का। ये मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द मीनार, है ना। इतनी बात समझ में आई। अब क्या होगा कि जो ए बी है, ए बी की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। आपकी ए बी क्या है, हाइट ऑफ द मीनार, वही तो आपको पता करनी है। टेन थीटा, यानी आपको मान लो टेन थीटा आपका क्या देके रखा है, टेन 30 डिग्री। वो जो आपका एंगल है वो टेन 30 डिग्री है, या फिर समझ लो कि ये टेन 45 डिग्री है। टेन 45 भी मान सकते हो। अभी टेन 45 की वैल्यू क्या होती है, अगर ये 45 डिग्री है तो टेन 45 की डिग्री होती है 1, वैल्यू होती है 1। अभी ए बी है, ए बी हमको पता नहीं है, बीई है, डिस्टेंस समझ लो कि ये 8 है। तो आप क्या करोगे, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ए बी रहा इज इक्वल टू 8 1 जा 8 रहा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, अगर मीटर में दिया है तो 8 मीटर होगा। तो आप इस तरीके से इसको निकालोगे। अभी क्या निकला है, अभी ये ए बी निकला है, लेकिन आपकी जो वो है मीनार है वो तो यहां से शुरू हो रही है ना। ये तो क्या है आपका ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर भी खड़ा हुआ है। तो इसमें क्या करोगे, इस ए बी में हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर प्लस कर दोगे, क्योंकि ये क्या है, ये और ये दोनों इक्वल है। हाइट, अभी आपकी मीनार हवा में तो नहीं खड़ी होगी ना, जमीन पे खड़ी होगी, ऑब्जर्वर भी हवा में नहीं खड़ा होगा। तो जितना ऊंचा वो होगा, वो जो डिस्टेंस है इतना, ये उसकी हाइट है ऑब्जर्वर की, और ये जो नीचे ग्राउंड से मीनार की हाइट है, ये दोनों मैच कर रही हैं। तो आपने जो ये ऊपर वाला पोर्शन निकाला है मीनार का, उसमें हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर प्लस कर दोगे तो मीनार की हाइट निकल आएगी। ये जो आपने निकाला, ये मतलब ए बी था, इसके अंदर बीसी को प्लस कर दोगे, ठीक है। हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर वो क्या है, ईडी इज इक्वल टू बीसी। इसको आप कैसे करोगे, एक एक स्टेप करके करोगे। हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर, इन दोनों को प्लस करोगे। अगर हाइट आपकी देके रखी है, मान लो, चलो मैंने तो यहाँ 8 मीटर माना है। अब हाइट को कुछ भी मान सकते हो, जो भी निकलेगी वो यहाँ पे रखोगे, ये यहाँ पे रखोगे, इज इक्वल टू जो आएगा वो आएगा आपका हाइट ऑफ द मीनार। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल बताया है, जो इन्होंने पूछा है उसका आंसर इसी तरीके से देंगे। आपसे पूछा हुआ है कि किस तरीके से आप निकालोगे, तो हमने बता दिया कि हम कैसे निकालेंगे। कि अगर हमें बेस देके रखा है, यानी डिस्टेंस देके रखा है, ऑब्जर्वर मीनार से कितना दूर है, यानी बेस है, उसके बाद हाइट हमें पता करनी है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज करेंगे, जो कि टेन थीटा होता है। तो जो एंगल दिया है उसमें टेन थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे, और परपेंडिकुलर यानी हाइट ऑफ द मीनार निकल आएगी, अगर हम हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर उस परपेंडिकुलर में प्लस कर दें। वही हमने यहाँ पे किया, ठीक है। चलो, आप एक क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। इस क्वेश्चन में क्या है, एक टॉवर स्टैंड करता है वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जब इस नॉलेज को यूज करोगे तो समझ में आएगा। आप देखो, ये आपका एक पॉइंट है, ऑब्जर्वर नहीं है, अभी एक पॉइंट है। वो इस किससे, एक टावर से, एक टावर से 15 मीटर के डिस्टेंस पे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जहां पे ये टावर का फुट है, वहां से ये 15 मीटर के डिस्टेंस पे है। जो एंगल ऑफ इलेवेशन है वो 60 डिग्री है। तो आपको हाइट पता करनी है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी एग्जाम्पल देखा, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये टेन 60 डिग्री है, टेन 60 डिग्री हुआ, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ, यानी ए बी अपॉन क्या हुआ, बीसी हुआ। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, बीसी क्या है, बेस है। टेन 60 डिग्री क्या होता है, अंडर रूट 3 होता है, ठीक है। तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट 3, परपेंडिकुलर यानी ए बी जो कि हमें पता नहीं है, बेस यानी डिस्टेंस है ऑब्जर्वर का जो कि आपको 15 मीटर दिया हुआ है। तो इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर, क्या आएगा आपका, ए बी इज इक्वल टू 15 अंडर रूट 3
क्या आया ये मीटर, हाँ ये मीटर में दिया है, तो ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो सॉल्व किया। थोड़ा घुमा फिरा के देंगे, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया है तो किसी टाइप का भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। दूसरा एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिशियन है जिसको क्या करना है, थोड़ा सा देखो कैसे घुमाया है, ये देखो क्वेश्चन देखो, समझ में आएगा आपको किस टाइप से घुमा रहे हैं क्वेश्चन को। एक इलेक्ट्रिशियन है जिसको क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट रिपेयर करना है, तो वो कहाँ चढ़ेगा, पोल ऑफ हाइट, ये एक पोल है, जैसे इलेक्ट्रिशियन आते हैं ना जहाँ खराबी होती है उसको ठीक करते हैं, तो यहाँ पे फॉल्ट है, राइट। तो शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, ये टॉप है, इसके नीचे क्या है 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, यहाँ पे उसको रिपेयर करना है। ठीक है, तो आपका लेडर का लेंथ पूछ रहे हैं, ये चीज आपसे पूछ रहे हैं कि कितनी लंबी उसकी सीढ़ी होनी चाहिए कि वो वहां तक पहुंच पाए। वेन इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये एंगल इन्होंने दिया हुआ है, इधर से देखो ये एंगल दिया है 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन, तो यहां पर पहुंचने के लिए कितनी लंबी उसको सीढ़ी रखनी पड़ेगी, और ये भी बताना है कि उसको हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस, मतलब ये भी आपको पता करना है कि उसको लेडर यानी ये जो सीढ़ी है वो उस पोल से कितनी दूर पे रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो दो चीजें आपको निकालनी है, एक ये लेडर और ये डीसी, डीसी यानी कि आपका बेस, समझे, मतलब एक सीढ़ी है ऐसी और ये क्या है आपका खंबा है, तो ये पूरा आपका पोल है लेकिन यहाँ पे रिपेयर करना है उसको, राइट। तो ये लेडर उसको कौन से एंगल पे रखनी वो तो बता दिया, कितनी दूर रखनी वो निकालना है, प्लस वो लेडर यानी सीढ़ी कितनी लंबी होनी चाहिए वो बताना है। मतलब ये आपका क्या है हाइपोटेन्यूज, ये क्या है बेस। तो आप क्या करोगे, आपको दिया क्या हुआ है, ये दे के रखा है, ये भी कैसे दिया है कि ये जो पोल है वो पूरा 5 मीटर का है। ठीक है, ये दिया हुआ है 5 मीटर का पोल है और उसको करना क्या है 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, यहां पे पहुंचना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये वाली जो हाइट है बीडी इसको निकालोगे, तो ये कैसे निकलेगी 5 माइनस 1.3, क्यों, क्योंकि ये पूरा 1 पॉइंट सॉरी ये क्या है 5 है पूरा एडी, तो आपको क्या करना है, आपको तो ये वाली हाइट चाहिए यानी बीडी, तो आप क्या करोगे बीडी के लिए 5 यानी कि एडी और किसको माइनस कर दोगे ए बी। ठीक है, क्योंकि इसको 1.3 मीटर बिलो द, देखो लिखा हुआ है कि ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, मतलब आप 1.3 मीटर कहां से लोगे, टॉप ऑफ द पोल से लोगे। ठीक है, तो उससे आप इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, 10 में से 3 गया 7, 4 में से 1 गया 3, क्या आएगा 3.7। ठीक है, अब आपको क्या पता लग गई, बीडी पता लग गई यानी परपेंडिकुलर पता लग गया, आसानी से निकाल पाओगे। देखो इसमें क्या है कि अगर आपको ये हाइट पता है, आपको डीसी निकालनी यानी बेस निकालना है, परपेंडिकुलर है ये, परपेंडिकुलर यानी अपोजिट, निकालना क्या है एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10 होता है। ठीक है, एंगल क्या दिया हुआ है 60 डिग्री, क्या लिखोगे 10 60 डिग्री इज इक्वल टू बीडी अपॉन डीसी, बीडी की वैल्यू है 3.7, डीसी निकल आएगा, निकलेगा, चलो देखते हैं कैसे। चलो अब क्या है, हम लेंगे 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स परपेंडिकुलर यानी अपोजिट, बेस यानी एडजेसेंट, राइट। अपोजिट क्या है आपका बीडी जो हमने अभी अभी निकाला, और एडजेसेंट क्या है डीसी, राइट। तो ये क्या है आपका बीडी, बीडी यानी आपने क्या निकाला था 3.7, एडजेसेंट क्या है आपका डीसी जो कि आपको नहीं पता, जो निकालना है 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट, डीसी आ जाएगा ऊपर, फिर 3.7 अपॉन √3, जो आपको बताया है 3.7 अपॉन 1.732 लेना,
ठीक है, यहां से दोनों पॉइंट हटाएंगे, लगेगा 0 0 1732 अपॉन 3700। तो ये क्या आएगा, 2 से जाएगा शायद, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 3 गया, क्योंकि 3 से जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा वो। अब 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, यहाँ पे बचेगा 6, 6 में से 4 गया 2, 236 बचा, पॉइंट लगेगा वापस। अब ये 1 से जाएगा तो 1732 क्या आएगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे बचेगा 5, 5 में से 3 गया 2, फिर 13 में से 7 गया 3 4 5 6, 628 बचा, वापस से 0 लगाएंगे, वापस 0 लगाया। अब क्या आएगा, चलते तो यहीं तक है, लेकिन इसको राउंड ऑफ करने के लिए एक डिजिट और लेनी पड़ेगी। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 4 5। ठीक है, ये हो गया। 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे बचा 7, 17 में से 9 गया 8, और यहाँ 1 में से 1 गया 0, फिर 1084, राइट। यहाँ पे अगर हम 0 लगा देते हैं तो अब जो यहाँ पे नंबर आएगा वो जाएगा 5 से ऊपर, क्योंकि 1732, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 16, 7 5 जा 35, 36, 5 1 जा 5, 6 7 8, मतलब आपका 5 से ऊपर 6 या 7 नंबर यहाँ पे आएगा। इसको डिवाइड करके देखना। तो आपको पता है कि इस डिजिट को राउंड ऑफ करने के लिए यहाँ जो नंबर होता है वो देखते हैं, अगर वो 5 या 5 से ऊपर है तो इसमें +1 हो जाता है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.14 मीटर। ठीक है, ये कौन सी वैल्यू आपकी निकली, मैं इधर से रब कर रही हूँ ये अपना कैलकुलेशन, ताकि आपको मैस ना लगे। ठीक है, ठीक है, ये कौन सा डिस्टेंस निकला है आपका, ये वाला डिस्टेंस निकला है, ये डिस्टेंस नहीं, डीसी निकला। डीसी मतलब आपको लेडर इस पोल से कितनी दूर रखनी है वो निकल आया। अब हम दूसरी चीज निकालेंगे, इसमें क्या निकालेंगे, दूसरा आपसे क्या पूछा है, देखो आपसे पूछा है कि लेडर कितनी लंबी होनी चाहिए। अब आपको ये दोनों चीजें पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, मतलब बीडी भी पता लग गया है, डीसी भी पता लग गया है, आपको निकालना है बीसी। अब इसमें आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। ठीक है, मतलब आपकी जो ट्राइंगल है वो कुछ ऐसा बन रहा है, राइट ट्राइंगल, तो ये आपको निकालना है। अब ये दोनों चीजें आपको मालूम है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी साइन थीटा को भी यूज कर सकते हो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप क्या यूज करते हो। अब आपको एंगल पता है कि ये एंगल है आपका 60 डिग्री, तो आप क्या करोगे कि आप साइन थीटा को ले लो। साइन 60 डिग्री क्या होता है आपका, ये जो आपका बीडी है, बीडी यानी परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हाइपोटेन्यूज, जो कि आपका क्या है बीसी है, वही हमें निकालना है। अभी साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है। बीडी की वैल्यू आपको दे रखी है, आपने निकाली है ना, बीडी की वैल्यू आपने निकाली थी 3.7। बीसी हमें पता नहीं, यानी लेडर की लेंथ, लेंथ ऑफ द लेडर जो हमें निकालनी है। समझ रहे हो बात मेरी। ठीक है, √3 की वैल्यू क्या है 1.73 है, अपॉन 2 है, ये क्या है 3.7, अपॉन क्या है बीसी, यही हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बीसी को ले जाएंगे उधर, ये ले जाएंगे उधर, तो ये क्या हो जाएगा, बीसी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2 अपॉन 1.732 होती है √3 की वैल्यू, तो ये यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब देखो एक बार चेक कर लो, साइन 60 डिग्री ये रहा, अब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ये बीडी, उसकी वैल्यू लिखी 3.7। अब निकलेगा हमारा बीसी, जो हमें लेडर की लेंथ निकालनी है वो हमें पता नहीं है। बीसी यहाँ लिखा हुआ है, ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू लिखी है, बीसी को उधर ले जाएंगे, 3.7 के साथ में 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, आपकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 7, 7.4 आया,
1.732 आया। कैलकुलेशन तो इजी है, इसको काटा, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 1 है, तो 2 0 लग जाएंगे, हो जाएगा 740/1732। इसको डिवाइड कर लो, आंसर निकल आएगा। ठीक है, आई बात समझ में? कैसे निकला? 7 2 जा 14, 4 1, 3 2 जा 6, 7 7 4 0 0, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटाया तो दो डिजिट एक्स्ट्रा थी, तो हमने 2 0 लगा दिए। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कैसे निकलेगा? 1732 और ये क्या है? 7400। मैं आपको एक अंदाजा दे दे रही हूँ, बाकी डिवीजन आप खुद कर लेना। 1732 को 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 7 4 जा 28 29, 4 1 जा 4 5 6, तो 6928, इससे ऊपर का नहीं जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4। ऐसे ही करते करते आप डिवीजन करोगे और इसका जो आंसर आएगा वो निकालोगे, कि जो भी चीज आएगी वो आपकी क्या आएगी? बीसी आएगी, मतलब ये आएगी आपकी लैडर की लेंथ। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, उसका आंसर उसमें दिया भी हुआ है, और इतना सब मैंने किया है, सिर्फ डिवीजन करना बाकी है। डिवीजन करके आप इसका लैडर की लेंथ निकाल लोगे। तो अभी तक आपने क्या सीखा कि आपको कौन सा रेशियो यूज करना है ट्रिग्नोमेट्री का, वो डिपेंड करता है कि आपको क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है। एंगल आपको दिया हुआ मिलेगा, एक चीज तीनों में से देके रखी होगी, बाकी 2 चीजें या 1 चीजें आपको निकालनी होगी। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आनी चाहिए, और आपको रेशियोज कौन से किसके इक्वल होते हैं, दैट मीन्स रिलेशंस पता होने चाहिए आपको, कि कौन सा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मतलब अपोजिट और एडजेसेंट की जो वैल्यूज है वो कैसे एडजस्ट होती हैं साइन कॉस और टेन में, वो आपको पता होनी चाहिए। वो यूज करके आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाओगे। सिर्फ आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी भी नहीं मिलते हैं। कभी आपको बोल देंगे कि अब जैसे बोला था कि पोल की जो हाइट है उससे थोड़ा सा नीचे उसको वहां पे रिपेयरिंग करनी है। ठीक है, तो कभी कभी हो सकता है कि ये देखो 5 है पूरा, तो आप क्या करो, कभी सोचो कि ये इतना पोर्शन हमें प्लस कर देना है, तो प्लस नहीं करना, माइनस करना है, क्योंकि ये पूरी की पूरी हाइट आपको देखे रखी, इतना पोर्शन आप हटाओगे तब जाके आपका जो हाइट है जहां तक उसको पहुंचना है वो निकलेगी। समझ में आ रही बात? लेडर यानी आपका पूरा राइट ट्रायंगल बन रहा है। अब समझ में आया कि ट्रिग्नोमेट्री को आप कैसे यूज कर सकते हो रियल लाइफ सिनेरियोज में। अगर समझ में आ गया तो सीबी को आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए चूज किया है कि इस क्वेश्चन में क्या है, मेन चीज यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये डीसी है और ये आपकी पोर्शन है ईबी। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। एक ऑब्जर्वर, मतलब ये लड़की यहाँ पे खड़ी है, ये टॉप पे देख रही है, किसके टॉप पे देख रही है? चिमनी के टॉप पे, राइट। तो ऑब्जर्वर की कुछ तो हाइट होगी। अब मैं यहाँ से कुछ चीज देखूं तो आपका जो एंगल है वो ऐसे, मतलब लाइन ऑफ साइट से बनता है और हॉरिजॉन्टल से बनता है, ये बात आपको मालूम है, राइट। तो ये वाली जो हाइट है आपकी, जो चिमनी या टॉवर, जो भी जिसकी हाइट आप निकालते हो, वो तो जमीन से है, राइट। और मेरा जो हाइट है, अगर आपको पूरी टावर या चिमनी की हाइट निकालनी है, उसमें मेरी हाइट को आपको प्लस करना पड़ेगा। कैसे? वो देखो, ये जो आपकी एक लाइन ऐसे जा रही है, ये ऑब्जर्वर की हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन ऑफ साइट है जो ऑब्जर्वर देख रहा है ऊपर, और ये हॉरिजॉन्टल है, इसके बीच का एंगल 45 डिग्री है। तो जो आप परपेंडिकुलर निकालोगे वो ये होगा, मतलब चिमनी की हाइट पूरी नहीं होगी, चिमनी तो यहां से शुरू है, तो ये वाली जो हाइट है वो ऑब्जर्वर की है। तो अगर आप ये परपेंडिकुलर इस 45 डिग्री को यूज करके निकाल लेते हो, तो आपको जो ऑब्जर्वर की हाइट है वो उसमें प्लस करनी पड़ेगी। समझे मेरी बात? मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है, मैंने फुट की तरफ नहीं देखा, मैंने ऊपर देखा, तो लाइन ऑफ साइट ऐसे गई, राइट। और जो आपका हॉरिजॉन्टल है वो भी ऐसे गया, लेकिन इमारत नीचे से है, तो आपने जो परपेंडिकुलर निकाला उसके साथ में आप क्या करोगे, नीचे जो आपकी ऑब्जर्वर की हाइट है उसको ऐड कर दोगे। बात समझ आ रही मेरी? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगी। अब क्या है आपका, आपकी जो ये लाइन है सीबी, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 28.5। 28.5 मतलब ऑब्जर्वर इससे, चिमनी से 28.5 दूर है, तो आपकी सीबी हो गई 28.5, और वही सेम लाइन आपने डीई खींची हुई है, तो ये भी वही हो गई, मतलब ये आपका क्या है? एडजेसेंट है।
ठीक है, एडजेसेंट है क्योंकि ये वाला जो एंगल है उसके साथ वाली यही लाइन है। समझ आई बात? तो आपको एक चीज तो पता है, अब आपको क्या निकालना है, ये चिमनी की हाइट निकालनी है जो कि क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, है ना। तो हमारा हम कौन सा यूज करेंगे, हम यूज करेंगे tan 45 डिग्री, क्योंकि हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि अपोजिट जो हमें निकालना है, हमें पता नहीं है वो क्या है आपका ए ई, राइट। नीचे हम क्या लिखने वाले हैं, बेस यानी एडजेसेंट, जो कि क्या है आपका डी ई, राइट, जो कि हमें पता है। तो अब tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। परपेंडिकुलर यानी ए ई हुआ, अभी ए ही हमें नहीं पता है। बेस यानी डी ई हुआ, तो डी ई क्या है हमारा 28.5 है, तो ए ई क्या होगा 28.5। बात समझ आई? क्या चीज निकाली हमने, परपेंडिकुलर निकाला, जो कि क्या है आपका ये वाला पोर्शन है ना। लेकिन ये जो चिमनी है वो नीचे से शुरू हो रही है, तो ये वाली जो हाइट है ये भी हम इसमें जोड़ेंगे, और ये कितनी है, ऑब्जर्वर की हाइट। ठीक है, तो आपकी हाइट ऑफ द चिमनी, राइट, HEIGHT, हाइट ऑफ द चिमनी, ये क्या हो जाएगी 28.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 30। कितनी है, क्या है, मीटर। ठीक है, सॉल्व, समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल से लिया है मैंने। सबसे पहले हम एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं, ताकि क्योंकि एनसीईआरटी से भी काफी कुछ आता है, बाहर से तो देते ही हैं, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए इसलिए मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, राइट। अब आप ये देखो कि फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। मतलब आपकी दो लाइनें खिंची हुई है, राइट। एक पॉइंट है पी, ग्राउंड पे एक पॉइंट है पी, ये वाला, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, टॉप मतलब आपका ये जो टॉप है, ओह शिट, नहीं ये नहीं होगा, क्या दिया हुआ है, जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना वैसे वैसे हम पढ़ते हैं इसको, राइट। तो फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये है आपकी बिल्डिंग और ये है आपका फ्लैग, राइट। तो आपको क्या बोल रहे हैं कि टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब ये 10 मीटर है, राइट। एंगल आपको क्या दिया है कि ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री है। मतलब जब आप टॉप पे देख रहे हो कोई, मतलब यहाँ जो पॉइंट है पी ग्राउंड पे उससे बिल्डिंग के टॉप तक जो बिल्डिंग के टॉप तक जो एंगल बन रहा है, मतलब ये वाला एंगल, ये जो बन रहा है ये आपका 30 डिग्री का एंगल है, राइट। उसके बाद आपसे क्या पूछ रहे हो, अ फ्लैग इज hoisted एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टार। ठीक है, अब आपको बोला कि इस पॉइंट से इस फ्लैग के टॉप तक जो एक एंगल बन रहा है वो आपका है 45 डिग्री। समझ आया, दो एंगल वाला है ये क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप, फ्लैग स्टेप का मतलब होता है ये वाला पोर्शन, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, है ना, मतलब एपी, राइट। आपको निकालना है ए पी, ठीक है। दूसरा आपको क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ यानी डी बी। आपको आपका टारगेट यानी गोल यानी मछली की आंख क्लियर हो गई कि आपको क्या निकालना है। अब हम निकालना शुरू करेंगे, ठीक है। अब हम दो एंगल्स को यूज करेंगे, राइट। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आपको इतनी हाइट देके रखी है पर इतनी हाइट नहीं पता है। नॉर्मली अगर आप इसको बनाना चाहो तो ये जो बनेगा इस टाइप से बनेगा, ठीक है, राइट। अब क्या है, आपको देखो ये वाला पोर्शन नहीं पता और नीचे वाला पोर्शन आपको 10 मीटर दिया है, तो इस पोर्शन को आप x मान लो, राइट। ये है आपका d, राइट, ये है b, और उसके बाद नीचे आपका क्या दिया हुआ है a, ये है p, ठीक है। तो आप क्या करो,
लिखो कि लेट DB is equal to x, therefore AD is equal to 10 plus x। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? सबसे पहले ये जो दोनों एंगल हैं वो एक ही साइड मतलब एक ही बेस के एंगल है, यानी AP के एंगल है। समझ आ रही बात? तो ये जो AP के एंगल है, तो अगर हम AP यानी बेस निकाल लेते हैं तो हम एक चीज को निकालेंगे तो दूसरी चीज भी निकाल पाएंगे। कैसे? वो देखो, जैसे आपका पहले पहले आप क्या यूज करोगे, आपको बेस निकालना है और परपेंडिकुलर यानी AB आपको पता है। इन ट्राइंगल APB यानी ये वाला ट्राइंगल जो है ना, ये पहले ले लेंगे क्योंकि हमको AB की हाइट पता है, राइट? एक चीज पता होनी चाहिए तो ही आप निकाल सकते हो। क्या यूज करोगे? tan 30 डिग्री। क्यों यूज किया है? क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि ये चीज आपको निकालनी है और ये आपको गिवन है, राइट? तो ये क्या है आपका अपोजिट और ये क्या है एडजेसेंट। ठीक है, अपोजिट क्या है? AB यानी 10 दिया हुआ है, बेस यानी AP या PA जो कि आपको पता नहीं है। tan 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3 होता है। यहां आएगा 10, यहां आएगा AP चला जाएगा उधर और ये हो जाएगा 10√3। ये क्या निकला आपका? AP यानी बेस निकल आया। इतनी बात समझ आई? क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे हम? इसी बेस को यानी AP को लेके ये पूरा पोर्शन यानी AD निकालेंगे। अब आपको BD नहीं मालूम, अब इसका सेकंड पार्ट आएगा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम लोग? इसको आगे सॉल्व करेंगे। हमारा AP निकल आया, अब हमको क्या चाहिए? हमें चाहिए AD। तो हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। कौन सा? इन ट्राइंगल APD। अब हमें AP तो पता है, तो इसमें क्या करेंगे कि ये वाला जो पूरा पोर्शन है वो 45 डिग्री है, तो क्या लेंगे? tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है? DA है, तो यहाँ पे लिखेंगे DA यानी अपोजिट और नीचे एडजेसेंट यानी कि AP। अब DA क्या है आपका? नहीं पता आपको? ये क्या था? ये जो बिल्डिंग की हाइट थी 10 थी, उसमें हमने क्या माना था? DB को x माना था, तो पूरा जो DA है वो 10 प्लस x हुआ। अब आप ये वाला पोर्शन देखो, PA वाला जो आपने निकाला है 10√3, इसको ऐसे लिखोगे। 1045 क्या होता है? 1 होता है, तो ये आ जाएगा 10 प्लस x अपॉन 10√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10√3 ऊपर आएगा, ये आ जाएगा 10 प्लस x। 10√3 माइनस 10 इज इक्वल टू x। 10 बाहर रहेगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू निकल आई? निकली। अब क्या करोगे इसको? ये आपकी x की वैल्यू है और अब आपको क्या यही निकालना था? देखो जरा, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टैक एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग तो ये रहा डिस्टेंस, क्योंकि AP है, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, और दूसरा जो आपसे पूछा था वो ये रहा। आई बात समझ में? ये पॉइंट मैंने दोनों चीज आपको सिखानी है कि आपका √3 है, अगर आपको उसकी वैल्यू देके रखी है, मतलब आपकी बुक में ये वैल्यू दी हुई है, तो आपका आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है? मान लो कि आपको ऑप्शंस देके रखे हैं, ठीक है, √3 वाले, तो आप √3 के फॉर्म में लिखोगे। अगर आपको पॉइंट में दिया है तब आप क्या करोगे? यहीं पे सिंपली आपको पॉइंट की वैल्यू लिखनी है। अब जैसे AP की वैल्यू हमारी क्या निकली थी? AP की वैल्यू निकली थी 10√3, ठीक है, तो √3 की वैल्यू होती 1.732, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 17.32, और किस में आएगा? मीटर में आएगा। तो AP की वैल्यू निकल आई, मीटर में निकली ना, तो हमने पॉइंट में निकाल दिया आंसर। अगर √3 में निकालना है तो ये आंसर है, अगर पॉइंट में निकालना है तो ये आंसर है। किसका है? ये आपका डिस्टेंस है P पॉइंट का बिल्डिंग से। ठीक है, दूसरा आपका ये निकला था यानी x यानी लेंथ ऑफ द फ्लैग्स, लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप। ये क्या है आपका? आपने क्या निकाला है? x। x था ना, x था, x की वैल्यू क्या थी? 10
√3 -1 थी, तो इसको आपने लिखा 10, √3 की वैल्यू कितनी है 1.732, -1 किया, क्या आएगा 10 इंटू, इसको अगर इससे माइनस करोगे 0.732 आएगा, अब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 7.32 मीटर। ठीक है, आंसर चेक कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले एक ही पॉइंट से दो क्या निकल रहे थे, एंगल्स निकल रहे थे। अब यहाँ पे क्या है कि दो एंगल्स हैं वो अलग अलग पॉइंट से निकल रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। अब आपका टावर कौन सा है, चलो देखते हैं। ये आपका टावर है, देखो इन्होंने ये दिया है कि ये आपका टावर है। शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। जब 30 डिग्री है तो आपका जो ये वाला पोर्शन है वो क्या है, मतलब सन की रोशनी ऊपर से आ रही है ना, और एक टावर की शेडो जमीन पे पड़ रही है। जब सन की रोशनी 30 डिग्री पे आ रही है, क्या लिखा है, द शेडो ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। ये आपकी शेडो है, ये पूरी देखो, ये पूरी शेडो है, यानी बीडी। बीडी क्या है, शेडो है, बीडी है शेडो, राइट। तो आपकी जब सन की रेस पड़ रही है, जब सन का ऑल्टीट्यूड 30 डिग्री पे है, मतलब सन का ऑल्टीट्यूड जब 30 डिग्री पे, सन रेस ऐसे आ रही है, तो जो इसकी शेडो है यानी ए बी टावर की शेडो है वो 40 मीटर ज्यादा है, राइट। किसके कंपैरिजन में, कि जब सन की रेस 60 डिग्री पे पड़ रही है। बात समझ आई, आया दिमाग में। दो तरीके के दो आपके एंगल्स बन रहे हैं कि एक बार आपकी सन की रेस 30 डिग्री पे पड़ रही है, फिर सन जैसे आपका ट्रेवल यानी आपकी अर्थ है वो क्या करती है, रोटेट करती है, तो सन की रेस अलग अलग एंगल्स पे पड़ती है। एक बार सन की रेस 30 डिग्री पे पड़ रही है ऐसे, फिर एक बार पड़ रही है 60 डिग्री पे, तो दोनों बार में जो आपका जो टावर है उसकी शेडो अलग अलग बन रही है। एक बार शेडो छोटी बन रही है, एक बार बड़ी बन रही है, तो दोनों की लेंथ में जो फर्क है वो 40 मीटर है। क्लियर हुआ, इस टाइप का डायग्राम बन के आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको निकालनी है हाइट ऑफ द टावर। तो क्या निकालना है आपको, ए बी निकालना है, ए बी निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप ए बी, सबसे पहले आप ले लोगे ये वाली वैल्यू, मतलब 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री क्या है, ए बी अपॉन बी डी। ए बी क्या है नहीं पता, वही आपको निकालना है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है यानी अपोजिट है। ठीक है, अब नीचे क्या है आपका, बीसी है जो कि बेस है यानी एडजेसेंट है, राइट। अब क्या निकालोगे आप, ए बी को ए बी लिख दोगे, नहीं पता भाई हमको। बीसी क्या है, बीसी ओ ओ ओ, यहाँ पे आएगा आपका बीडी, बीडी यानी ये पूरा पोर्शन। अब अगर हमें बीसी नहीं पता, यहाँ पे लिख देंगे हम एक्स। ठीक है, हमने क्या लिया यहाँ पे 10 30 डिग्री, मतलब ये पूरा बेस हमको लेना है, तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स। क्या हो जाएगा, नीचे वाला पोर्शन 40 प्लस एक्स, ये पूरा की पूरा बेस यानी बीडी। अब 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। टेबल आनी चाहिए, और मैंने बताया है कि किस तरीके से ट्रिक यूज करके आप उसको फटाफट बना सकते हो। तो एग्जाम में आप बना लेना, कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वैल्यूज, चलो आपने प्रैक्टिस की है, कभी कभी गलत हो भी सकती है, तो उस गलती से बचने के लिए आप प्रिकॉशनरी आप टेबल को बना लो, अच्छी। ठीक है, अब क्या होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 40 प्लस एक्स अपॉन √3 इज इक्वल टू ए बी। देखो सारे ही क्वेश्चन में हम एक चीज समझ रहे हैं कि आपका, अगर आपको दो चीजें दी हैं, बेस में से एक पोर्शन मिसिंग है या परपेंडिकुलर में से एक पोर्शन मिसिंग है, दोनों एंगल को यूज करके अगर आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले रहे हो, मतलब tan थीटा यूज करो, पहली चीज। दूसरी चीज है कि आपको एक चीज कॉमन है। अब जैसे यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये जो परपेंडिकुलर है वो कॉमन है, पहले जो हमने क्वेश्चन किए उसमें क्या चीज कॉमन थी, बेस कॉमन था। बात समझ आई, तो हम उस चीज को यूज करेंगे और दो इक्वेशन बनाएंगे जिसको हम इक्वेट करके एक्स की वैल्यू को निकालेंगे, जैसे हमने पहले किया
दो क्वेश्चन में अभी भी हम वही करने वाले हैं, सिर्फ फर्क ये है कि इस बार परपेंडिकुलर सेम है और पहले बेस सेम था। मतलब दोनों जो एंगल्स हैं, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करने जाएंगे तो सेम परपेंडिकुलर जो है उसकी वैल्यू को यूज करेंगे। मतलब कैसे, ये देखो tan 30 डिग्री यूज किया तो भी ए बी है, tan 60 डिग्री यूज करेंगे तो भी ए बी होगा। तो दोनों बार हमें ए बी की वैल्यू मिलेगी और उसको हम इक्वेट कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने पहले बेस की वैल्यू मिली थी और उसको इक्वेट किया था। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनी। दूसरी बार आप क्या करोगे, चलो ये पेन चेंज करके बताती हूँ। क्या है आपका tan 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर यानी ए बी, बेस यानी कि बीसी। इस बार बेस बीसी है, देखो ये वाला ट्रायंगल, ये देखो, है ना। तो आपका परपेंडिकुलर यानी अपोजिट, ये है आपका अपोजिट, नीचे है आपका एडजेसेंट। ठीक है, तो ए बी क्या है नहीं पता, बीसी क्या है एक्स है। ठीक है, tan 60 डिग्री क्या होता है √3, तो √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स। तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी इसमें, ए बी इज इक्वल टू √3x। अब ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक, समझ आई इतनी बात। चलो वहां पे चल के फिर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इसको निकालने के लिए हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। सॉल्विंग 1 and 2 बाय इक्वेटिंग। ठीक है, फर्स्ट वाली आपकी क्या है 40 प्लस एक्स है अपॉन √3, दूसरी वाली क्या है √3x है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी √3 की वैल्यू नहीं दी है तो पहले हम √3 के फॉर्म में निकालते हैं इसको, √3x। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे होगा 3x, ये है 40 प्लस एक्स, तो हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स। क्या आया, वैल्यू क्या आई 20 आई एक्स की वैल्यू। एक्स क्या था हमारा, ये वाला पोर्शन था, ये निकल आया। अब आपसे क्या पूछा है कि हाइट ऑफ द टावर निकालो। अभी हमें एक्स थोड़ी ना चाहिए, अभी हमें आगे भी करना है, तो हमें ये पूरी वैल्यू निकाल ली, मतलब हमारी ये एक्स की वैल्यू आ गई है। हमारे पास अब बहुत सारे ऑप्शन है ए बी निकालने के। कैसे, बहुत सारी इक्वेशन हमारी बनी जिसमें एक्स है। अभी एक इक्वेशन तो ये है, ठीक है, दूसरी इक्वेशन आपकी ये वाली है, सबसे इजी इक्वेशन तो यही लग रही है √3x। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ए बी की वैल्यू इज इक्वल टू √3x, कौन सा था ये सेकेंड, बाय, देखो यहाँ पे मैंने सिंपली किया है, लेकिन जब आप बोर्ड में एग्जाम में अपना पेपर लिखोगे तो अब आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सब चीजें निकाल के दिखानी है उनको, और अच्छे से ऑर्गेनाइज करके अपना वर्क करना है, प्लस स्टेप को लिखना है कि आपने कौन सी चीज को क्या माना था, एक्स किसको एज्यूम किया है। ठीक है, उस टाइप से आप करोगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी करके कैलकुलेशन करके छोड़ नहीं देना है कि आंसर आ गया हमें मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं मार्क्स वो लोग काट लेंगे। यूनिट लिखनी है, स्टेप्स लिखने हैं, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना है, ऑर्गेनाइज रखना है, अपना वर्क साफ सुथरा करना है। वहीं रफ वर्क, वहीं आप सब कुछ कर रहे हो तो आपको एग्जामिनर ही इरिटेट हो जाएगा चेक करते करते, उसके पास इतना बंडल होता है, तो उसके माइंड को समझ के आपको काम करना है। एक चीज होती है आपको नॉलेज है, दूसरा होता है प्रेजेंटेशन, उसको आपको प्रेजेंट कैसे करना है अपनी नॉलेज। ठीक है, तो ये क्या है आपका √ab की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 है, तो ab की वैल्यू क्या आई √3, 20 √3। किसमें पूछा था, मीटर में। योर रिक्वायर्ड आंसर। चलो नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, चलो देखते हैं। एक एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ये भी आपकी एनसीईआरटी का ही है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, अभी इसमें क्या बता रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन है,
टॉप और बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है, ये आपका टॉप है और एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द, देखो अभी डिप्रेशन क्या होता है, नीचे की तरफ देखना, मैंने आपको समझाया था। तो क्या है कि यहां से नीचे की तरफ देखा जा रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ देख रहे हैं, मतलब एक डिप्रेशन का जो आपका एंगल है वो ये बन रहा है, मतलब एक एंगल है 45 डिग्री, एक है 30 डिग्री। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब ये जो आपकी टॉल बिल्डिंग है वो कितनी है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है। तो यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है वो इधर भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आपकी बॉटम और टॉप का दोनों के आपको एंगल देके रखे हैं। एक आपका एंगल है 45 डिग्री, यानी ये वाला एंगल 45 डिग्री है जो कि टॉप का है, जो कि बॉटम का है, जो नीचे की साइड देख रहा है वो 45 डिग्री है। ये है एसी, एसी मतलब ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा। ये कैसे होगा कि आपने एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पे ड्रॉ की, उसी के पैरेलल ये जो है एसी है, राइट। अगर दो लाइंस पैरेलल होती है और बीच की लाइन क्या होती है, उनको क्रॉस कर रही होती है, तो वो लाइन कहलाती है ट्रांसवर्सल, ठीक है, ध्यान से देखना, ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अगर 45 डिग्री है, अगर ये आपकी 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। कैसे, देखो जो आपकी दो पैरेलल लाइन होती है, अगर ये Z बनाती है तो ये जो दो एंगल्स होते हैं वो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं जो कि इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है और ये वाली लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा। दूसरा है कि आपका टॉप के साथ जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो अब ये वाली लाइन BD और ये QP देख लो, ये दोनों पैरेलल है और ये है ट्रांसवर्सल। तो एक अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल क्या होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या हम देख रहे हैं कि BD और AC, BD इज पैरेलल टू AC, D है ये, ठीक है। BD मतलब ये वाली जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल, राइट। फिर BD QP के भी पैरेलल है, उसी हिसाब से हमने एंगल्स लिखे, लेकिन ये दोनों पैरेलल है, मतलब जो AC की लेंथ है वही BD की भी लेंथ है, राइट। अब क्या करेंगे, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, angle of depression of the top and the bottom of an 8 meter tall building from the top of a multi-story building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-storied building. Multi-storied building की हाइट आपको पता करनी है। देखो एक बिल्डिंग इन्होंने ये बताई है जिसकी 8 मीटर देके रखी है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग ये है, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं कि आपका टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मतलब जो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसके ऊपर से आप नीचे की साइड देख रहे हो। किसको देख रहे हो, एक बिल्डिंग को देख रहे हो जिसका टॉप भी देख रहे हो और बॉटम भी देख रहे हो। तो टॉप का जो एंगल है वो भी दिया हुआ है, बॉटम की तरफ जो आपकी लाइन ऑफ साइट जा रही है उसका भी एंगल आपको दिया हुआ है, दोनों डिप्रेशन के एंगल दिए, राइट। अब हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए वापस से वही चीज यूज करेंगे। अब ये जो AB है, AB इज पैरेलल टू DC एंड AB इज इक्वल टू DC, दोनों चीजें हैं। अब AB की वैल्यू आपको देके रखी है, देखो हमने पैरेलल है, देखो दिख रहा है आपको AB और DC पैरेलल भी दिख रहे हैं, इक्वल भी दिख रहे हैं, हमने पूरा ड्रॉ किया है, उससे साफ हमें दिख रहा है कि AB और DC पैरेलल भी है, इक्वल भी है। तो AB इज इक्वल टू DC क्या हो जाएगा, 8 मीटर, जो कि आपको दिया हुआ है, गिवन है, राइट। अब आपको क्या चीज नहीं देके रखी, PD नहीं पता आपको, क्योंकि अगर PD पता होगा तो आप DC और PD को प्लस करके मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की हाइट निकालो, ठीक है। तो आप यहां पे लिख लो हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, ये क्या है, CD इज इक्वल टू, सॉरी, CD प्लस DP, CD प्लस DP, जो कि हमें पता नहीं है, ठीक है। CD क्या है हमें पता है, जो कि आपको देके रखा हुआ है 8, प्लस DP उसको आप मान लो X, लेट DP इज इक्वल टू X मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले अगर आपको BD भी नहीं पता है, जो डिस्टेंस है वो भी नहीं पता, हमें दोनों चीजें निकालनी है, हाइट भी निकालनी है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की, डिस्टेंस भी निकालना है, राइट। सबसे पहले हम ये वाला जो आपका साइड है BD जो हमें पता नहीं है, प्लस
जो पीडी है, ये वाला जो ट्राइंगल है उसको ले लो। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी डी बी, देख लो वो ट्राइंगल ऊपर वाला, ठीक है। इसमें क्या लेंगे हम, हमें उधर की साइड पता करनी है, बेस भी पता करना है, दोनों हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट, एडजेसेंट और अपोजिट यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, पीडी, बेस क्या है, बीडी, ठीक है। उस ट्राइंगल में देख लो ध्यान से, दिख रहा है अंडर रूट tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 पीडी, पीडी जो आपको पता नहीं है, तो पीडी को हमने क्या माना था, एक्स माना था, डीपी या पीडी दिख रहा है ना, तो वो एक्स है। और बीडी क्या है, नहीं पता, लिख दो भाई, नहीं मालूम है तो। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बीडी ऊपर चला जाएगा, बीडी, और ये चला जाएगा इधर, तो हो जाएगा अंडर रूट 3x, ये हो गया आपका बीडी की वैल्यू, राइट। अब वापस से स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ इसका मैं, हो गया, चलते हैं वापस उधर ही, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें बीडी की वैल्यू पता लग गई है, अब बीडी के जरिए अब हम क्या करेंगे कि हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे जहां हमें दूसरा एंगल दिया हुआ, मतलब इन ट्राइंगल पीएसी, पीएसी में क्या है, एसी नहीं पता जो कि बीडी के इक्वल है ना, और बीडी को हमने क्या माना था, पीडी, पीडी को एक्स माना हुआ है, एसी, हाँ। अब क्या है, हमको पता है एज वी नो बीडी इज इक्वल टू एसी, है ना, बीडी इज इक्वल टू एसी, और उसको हमने निकाला है अंडर रूट 3x, है ना। हमारा जो मोटिव है, हमारा जो गोल है वो ये है कि सारी जो चीजें हैं उनको x के फॉर्म में लाना है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पीएसी में क्या है, पीसी अपॉन एसी, पीसी क्या है, पीडी प्लस डीसी, पीडी प्लस डीसी, फिर नीचे एसी क्या है, एसी, एसी मतलब अंडर रूट 3x, राइट, पीडी हमने x माना हुआ है, डीसी यानी हमारा क्या है, ए बी के इक्वल यानी कि 8, ठीक है, एस ए बी इज इक्वल टू डीसी, समझ आया, ये वाला जो पोर्शन है वो इसके इक्वल है, पहले ही बताया था मैंने, देखो ए बी इज इक्वल टू डीसी, तो हमने क्या किया है, नीचे जो आपका ये पीडी था उसके साथ में हमने डीसी लिखा है, तो डीसी ए बी के इक्वल है जिसकी वैल्यू 8 हमें गिवन है, एक ही चीज तो गिवन है, उसको तो लिखना ही है, अब नीचे लिख देंगे अंडर रूट 3/x, ठीक है। अब इसको हमने क्यों लिखा था, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो किसके इक्वल है, tan 45 डिग्री, वही तो होता है पीसी, मतलब ये वाली जो है वो एसी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पीसी क्या है, पीडी प्लस डीसी है, राइट, ये हो गया। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, यहाँ पे क्या है x प्लस 8, और नीचे क्या है अंडर रूट 3x, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको इधर, ये क्या आएगा, अंडर रूट 3x इज इक्वल टू x प्लस 8, ठीक है ना। अब अंडर रूट 3x माइनस x इज इक्वल टू 8 हुआ। अब x को बाहर, अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू क्या आई, 8 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1 आ गई। हमें क्या निकालना था, x की वैल्यू थी ना पीडी की, पीडी कहाँ है हमारा, ये वाला, ठीक है, इसी को हमने x माना था, देखो डीपी या पीडी इसी को x माना था, x की वैल्यू ये निकल आई। अब आपको पता है कि नीचे अगर इस टाइप का कुछ आता है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, 9th में पढ़ा है ना रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसको करेंगे रैशनलाइज, मतलब कंजुगेट पेयर, यानी -1 से अंडर रूट 3 प्लस -1 और +1 अंडर रूट 3 प्लस 1, तो इसका आ जाएगा 8 से अंडर रूट 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा, नीचे इसका हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला, यानी a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 अंडर रूट 3 प्लस 1
फिर नीचे आ जाएगा 3 माइनस 1, ये आया आपका 8 √3 प्लस 1, नीचे आया 2, 2 से ये कटा तो 2 4 जा 8, आंसर क्या आया 4 √3 प्लस 1, डिनोमिनेटर हट गया, ये क्या निकला आपकी पीडी की वैल्यू निकली, यानी कि x यानी पीडी। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है बच्चों, ये आपका निकला है पीडी और जो कि इक्वल है बीडी के, यहां पे हमने देखा था कि ना ये जो आपका पीडी है, अब आपको क्या निकालना है, बीडी अगर आप देख रहे हो तो बीडी आपको दिया है ये, राइट। अब अच्छा बीडी है क्या, ये जो बिल्डिंग है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, देखो एक चीज है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, एक टॉल बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग है, मतलब एक एबी बिल्डिंग है, एक आपकी पीसी बिल्डिंग है, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है उसको आप बीडी भी मान सकते हो, एसी भी मान सकते हो, उसकी वैल्यू है आपकी √3/x, यानी बीडी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, बीडी एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, ठीक है, उसकी वैल्यू आपकी क्या है √3x इज इक्वल टू √3x, ये x की वैल्यू है तो यहां पे लिखोगे √3 4, फिर यहां पे बड़ा वाला ब्रैकेट √3 प्लस 1, तो 4 √3 इसका हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका, यहां पे आएगा 4 √3 प्लस 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 √3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएगा 3, फिर इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा √3, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अगर आपको लग रहा हो समझने में कि कॉम्प्लिकेटेड है तो आप करके देखना, आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा और इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये वाली जो वैल्यू है इसमें कुछ नहीं किया मैंने, 4 यहाँ पे था, √3 को मल्टीप्लाई किया 3 आया, √3 1 को मल्टीप्लाई किया ये आया, किसमें आया, ये सारी चीजें आपकी मीटर में है, तो ये आपकी जो आई वो डिस्टेंस आया, राइट, ये हमने डिस्टेंस निकाला था, तो ये डिस्टेंस आया दोनों बिल्डिंग के बीच का, राइट। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज हमको क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट में हमने, एक सेकेंड में ये आपको रब करके दिखाती हूँ, यहां से हटाती हूं मैं सारा, ठीक है, हाइट में हमने क्या माना हुआ है, ये वाली जो हाइट है ना, ये पीसी हमें निकालनी है, पीसी में से जो हमारा पीडी था वो तो x था, अभी डीसी जो है वो 8 है, अभी पीडी की वैल्यू निकल आई x की वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू आपकी कहाँ है, ये रही है ना, तो इसमें क्या करेंगे हम, ये x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू 4 √3 प्लस 1, है ना, तो इसमें क्या करेंगे, ये है आपकी पीडी, है ना, अब पीडी प्लस डीसी, PD प्लस DC इज इक्वल टू हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, ठीक है, तो आपका क्या है वो PD प्लस DC, PD की वैल्यू हमने निकाली 4 √3 प्लस 1, DC की वैल्यू क्या है 8 है, ठीक है ना, आप क्या करो, यहाँ पे 4 को √3 से मल्टीप्लाई करो, 4 √3, 4 को 1 से करो प्लस 4 प्लस 8, तो क्या होगा ये 4 √3 प्लस 12 होगा, 4 √3 और 8 प्लस 4 क्या होता है 12 होता है, 8 9 10 11 12, बाहर निकालेंगे 4 को, बचेगा 3 प्लस 4 3 जा 12, ये, तो ये आपका आंसर आएगा किसका, हाइट ऑफ द बिल्डिंग का, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग विल बी 4 √3 प्लस 3 मीटर। सॉल्व, समझ आया, फिर से करके देखना, बिना देखे कहीं पे अटको तो वीडियो तो है ही, कुछ PYQ सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, एक क्वेश्चन है जिसमें आपको एंगल पूछा है, ठीक है, एंगल निकालना है, अभी तक हम लोग हाइट और डिस्टेंस निकाल रहे थे, अब निकालना है एंगल, एक पोल है 6 मीटर हाई, ठीक है, एक पोल है 6 मीटर हाई, MCQ है ये, कास्ट शेडो,
2√3 मीटर। ये जो है आपकी वो उस पोल की शेडो है जो कि है 2√3 मीटर। ठीक है, आपको सन का इलेवेशन निकालना है। बन गया हमारा राइट हैंड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, आपका पोल है 6 मीटर हाई, शेडो बना रहा है 2√3, सन इलेवेशन यानी ये एंगल आपको निकालना है। ये है इजी। देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है। हम परपेंडिकुलर और बेस यानी tan थीटा लेते हैं, मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्योंकि ये एंगल निकालना है तो ये हुआ एडजेसेंट। ठीक है, अपोजिट कितना है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये किसके इक्वल है, ए बी कितना दिया है आपको 6 दिया है, बी सी कितना दिया है 2√3 दिया है, 2 3 जा 6। ठीक है, ये आया आपका 3√3। अब √3 और 3 को कैसे काटते हैं, √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 होता है, मतलब √3 इंटू √3 3 होता है, तो इसको काटेंगे तो ऊपर आएगा √3। अब tan थीटा की कौन सी वैल्यू है जो √3 होती है, जल्दी बताओ, 60 डिग्री। आंसर क्या आएगा, कौन सा एंगल निकलेगा, 60 डिग्री, ये वाला। ठीक है, समझ आई बात, इजी था। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है PYQ है, पहले आया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो एक इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लास्ट सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम बाकी की चीजें अपने लाइव सेशन में सॉल्व करेंगे, साथ में आपके साथ इंटरेक्ट करते जाएंगे, ताकि आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप उसी समय हमसे कमेंट करके पूछ सके। ठीक है, एक पॉइंट है ब्रिज पे, ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज के ऊपर यहाँ पे जो पॉइंट है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दो देके रखे, एक 45 डिग्री, एक 30 डिग्री ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर। ये एक रिवर है, ये आपको डॉटेड दिख रही है, ये एक रिवर है, राइट। ये जो रिवर है इसके यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन लिया गया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब एक एंगल ये लिया है और एक एंगल ये लिया है, मतलब यहां से दो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। और जो बीडी है वो हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया उसके हिसाब से बीडी क्या है आपकी, विड्थ ऑफ द रिवर है, राइट, विड्थ ऑफ द रिवर जो कि आपको निकालनी है, राइट, विड्थ आपको निकालनी है, और वो जो विड्थ है वो है बीडी, क्योंकि रिवर है ये वाली रिवर है, उसके आगे आपका ये डी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मतलब बीडी क्या है, विड्थ है रिवर की, राइट। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि इफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 8 मीटर, एक आपको हाइट दे रखी है, ब्रिज की हाइट है बैंक से, बैंक मतलब कि जो रिवर के दो बैंक है उससे उसकी हाइट 8 मीटर है, देन फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, यानी आपको क्या फाइंड करना है, अल्टीमेटली बीडी फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन टू फाइंड बीडी दिख रहा है। अब क्या करेंगे कि ये जो 45 डिग्री है, अगर ये और ये लाइन पैरेलल है तो ये भी 45 हो गया, ये और ये लाइन पैरेलल है तो ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, बात समझ आई। अब तो फिर क्या करेंगे हम लोग, ये जो हाइट हमें देके रखी है उसके हिसाब से BC निकालेंगे, इसी हाइट के हिसाब से CD निकालेंगे और प्लस कर लेंगे, और क्या करेंगे। चलो करते। अब ये वाला जो आपका है ना पोर्शन, ये आपको दिख रहा है कि दोनों 90 डिग्री बन रहा है, तो आप पहले क्या लोगे, इन ट्राइंगल ABC, ABC यानी कि ये वाला ट्राइंगल, AC अपॉन BC, ये क्या है आपके, AC है परपेंडिकुलर यानी अपोजिट, BC क्या है, बेस यानी एडजेसेंट, राइट है। तो AC क्या है आपका 8 आपको दिया है, BC आपको पता नहीं है, ठीक है, BC आपको पता नहीं है तो BC को मान लो X, राइट, और ये वाली जो BC है वो X है और CD है भाई ये। अब क्या करोगे कि आपको ये चीज आपकी हो गई 10, ये 45 है तो ये भी 45 है, तो 10 45 डिग्री जो कि क्या होता है 1 होता है, इज इक्वल टू 8 अपॉन एक्स। तो 8 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब तक इतना तो समझ में आ गया होगा ना, x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, आई x की वैल्यू यानी ये BC है, BC कितना आया 8 आ गया। अब क्या करेंगे कि अब CD की वैल्यू निकालनी है हमें, फिर लेंगे इन ट्राइंगल, इसको मैं व्हाइट से लिखूं,
इन ट्राइंगल ACD, ACD, AC दे देखो, ACD है, ये वाला जो है वो परपेंडिकुलर है, यानी AC अपॉन CD, यानी ये CD, ठीक है। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर यानी अपोजिट, बेस यानी एडजेसेंट, तो ये भी क्या होगा, tan 30 डिग्री के बराबर होगा, tan 30 डिग्री। एंड व्हाट इज tan 30 डिग्री, इट इज 1 अपॉन √3। व्हाट इज AC, इट इज 8, CD, let's say it is y, then the value of y will be, if we cross multiply, we will get 8 √3 हुआ, 8 और √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 √3 आएगा, y और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो y आए, ठीक है। तो आपकी BD क्या आएगी, BD इज इक्वल टू x प्लस वाई, है ना, दिख ही रहा है आपको, यहाँ पे x और y मिला के है, तो BC की वैल्यू क्या है आपकी, यानी x की वैल्यू है 8, y की वैल्यू क्या निकली है, +8 √3। क्या करेंगे, 8 को बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 + √3, किसमें निकालनी थी, मीटर में। ओके, अब √3 की अगर आपको वैल्यू देके रखी है तो आप क्या करोगे, इसको लिखोगे 1.732, जो कि √3 की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा 8 × 1 + 1 2, 2.732, 2.732 और 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 25, 7 8 जा 56, 57 58, 8 2 जा 16, 17 18 19 20 21, तो आपका इसका आंसर आएगा 21.856 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई, तो आपका ये फाइनल आंसर आएगा। तो इसके साथ ही हमारा आज का जितना भी पोर्शन था वो इस चैप्टर में से कवर हो चुका है। जो नेक्स्ट चैप्टर हम कवर करने वाले हैं वो है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम फिर से मिलेंगे स्टैटिस्टिक्स के साथ, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। बाय बाय।